देखो कोई नहीं, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। ये देखो पेज नंबर 21 पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि √3 जो है इज एन इरेशनल नंबर। ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव दैट 3 plus √2 is an irrational number। तो ये दो तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। एक बार जब आपको √3 इरेशनल ना दिया हो, और एक बार जब आपको √3 इरेशनल दिया हो। फिलहाल ये √3 इरेशनल दिया और कह रहा है कि 3 plus √2 को इरेशनल प्रूव करना है। अगर आपको गिवन में √3 इरेशनल ना दिया हो तो पहले आप √3 को इरेशनल प्रूव करेंगे, फिर 3 plus √2 को इरेशनल प्रूव करेंगे। ये क्वेश्चन काफी लंबा हो जाता है, ठीक है। ये इस हिसाब से क्वेश्चन काफी लंबा हो जाता है। तो सॉल्यूशन देखो क्या रहेगा, आप ना लिखना कि लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी, ठीक है। कुछ क्षण भर के लिए हम मान लेते हैं दैट 3 plus √2 इज अ रैशनल नंबर। पहले अपन को क्या करना है, इसको रैशनल नंबर मानना है। क्या मानना है? एक रैशनल नंबर मानना है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको अपन p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अपन क्या कर सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप लिख देना कि देन देयर एग्जिस्ट्स को-प्राइम। को-प्राइम वो होते हैं जो जिनके बीच में सिर्फ 1 कॉमन हो। को-प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, को-प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b सच दैट, जनरली आपको ये रट्टा ही मारना है। सच दैट क्या कि 2 plus √3 जो है वो आपका a/b के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? a/b के। फिर इस √3 को आपको अकेला करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 उधर लेके आओ। तो क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू a/b माइनस 2। एलसीएम वेलसीएम ले लो, तो क्या आ जाएगा, a माइनस 2b/b। देखो a माइनस 2b/b ये क्या है हमारा, एक p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है ना। देखो एक न्यूमरेटर है और एक नीचे डिनोमिनेटर है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में कोई नंबर होता है तो अपन उसे रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। तो यानी कि मेरा a माइनस 2b इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। और इसके इक्वल में कौन दिया है? √3। इसके इक्वल में क्या दिया है? √3। सो √3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो √3 भी क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। पर हमने ऊपर देखो हमें गिवन क्या है कि √3 क्या है? इरेशनल। √3 देखो ना ऑलरेडी दिया हुआ है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that √3 is irrational, ठीक है। √3 क्या है? irrational। कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब ये ऊपर वाला स्टेटमेंट, यानी ये वाला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि √3 रैशनल है, पर हमें पता है कि √3 क्या है? irrational। कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया, मतलब दो अलग अलग बातें, दो अपोजिट बातें हो चुकी हैं, ठीक है। √3 के बारे में दो अपोजिट बातें हो चुकी हैं जो कि गलत है, कोई एक ही सच होगी। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन आई क्यों है? तो लिखना कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। आपने रॉन्ग अज्यूम किया था क्या, दैट 2 plus √3 इज अ रैशनल नंबर। आपने गलत अज्यूम कर लिया कि 2 plus √3 एक रैशनल है। तो आपने कंक्लूजन क्या निकाला है कि देयरफॉर we concluded that क्या 2 plus √3 is an irrational number। ये हमारा क्या हो जाएगा? irrational नंबर हो जाएगा। बात समझ में आई? अगला 7√5 है, सेम ही करना है आपको। 7√5 पहले तो आपको क्या करना है कि जो मैं बता देता हूँ आपको, एक हिंट दे देता हूँ, घर से कर लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि आपको 7√5 को इरेशनल प्रूव करना, और कह दिया आपसे कि जो √5 है वो क्या है?
इरेशनल, ठीक है। अच्छा, √5 इरेशनल ये आपको दे देगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या भाई कि लेट अस अज्यूम कि 7 √5 इज अ रैशनल नंबर, सो वी कैन फाइंड को प्राइम a एंड b सच दैट क्या करते थे कि 7 √5 इज इक्वल टू a अपॉन b। 7 को नीचे ले जाना तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a अपॉन 7b। a अपॉन 7b अगर रैशनल है तो उसके इक्वल टू में जो रखा है वो भी रैशनल होगा, लेकिन √5 तो इरेशनल है। फिर सेम स्टेटमेंट लिखना कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 is irrational. Then this contradiction has arisen because of our wrong assumption. Yeah, the 7 √5 irrational है। So we concluded that। तो basically आपको स्टेप रखने हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही √2 √3 को irrational प्रूव करने के लिए आ जाएगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आप उस पर फोकस करेंगे बेटा थोड़ा सा कि ना इफ HCF ऑफ 65 एंड 117 कह रहा कि जो आपका HCF है क्वेश्चन में कि जो HCF है, ये क्वेश्चन नंबर आपके बुक का 8 है कि HCF ऑफ 65, 117 कह रहा है इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65 एंड -117 कि 65 और 117 के HCF को आप 65 एंड -117 की फॉर्म में लिख सकते हो। तो पहले 65 और 117 का HCF तो निकालो। तो इसका आएगा भैया 3 इंटू 13 इंटू 5 और उसका आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 30। तो ये देखो क्या आ गया 3 का स्क्वायर इंटू 13 और ये आ गया बाय की पावर 1 और 13। तो HCF क्या आएगा 30। HCF क्या आ जाएगा 30 117 और इसका HCF जो आ गया आपका 13 आ गया। कितना आ गया 30। तो ठीक है, अब जब 13 आ चुका है तो अब आप क्या करो कि जो 65 एन -117 है 65, क्योंकि ये भी तो HCF दिया है, ये भी क्या बोला आपका HCF ही है। देखा ना HCF ऑफ 65, 117 इज कितना 65 एन -117 और 13 भी क्या है आपका HCF। इक्वेट कर दो 1 2 इक्वेटिंग। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 एंड 2 वी गेट क्या आ जाएगा कि 65 एन -117 इज इक्वल टू 13। ये उधर चला जाएगा 65 n is equal to 117 plus 13। 65 n is equal to 130। 65 n is equal to कितना आ जाएगा 130। तो यहाँ से n की वैल्यू 130 by 65 which means 2। तो आपका n कितना होगा 2। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको करा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है देखिए कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p दिया है, p की वैल्यू दी है भैया ab² और क्या दिया है q की वैल्यू दी है भाई आपको a³ b। कह रहा है इनका HCF LCM निकालो और फिर वेरीफाई करो कि LCM into HCF इज इक्वल टू p into q। समझ में आ गई बात। तो पहले तो देखो HCF निकालेंगे। HCF से पहले ना इनके फैक्टर्स कर लो, इनके क्या कर लो फैक्टर्स कर लो। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a into b² और q इज इक्वल टू आ जाएगा a³ into b। तो HCF क्या आएगा HCF ऑफ p, q। तो देखो a³ और a में कौन लेना चाहिए a और b² और b में b। तो HCF कितना आ गया ab। अब LCM की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था LCM बड़ा भिखारी है, तो बड़े बड़े खाएगा। ऊपर वाले में से b² खाएगा, नीचे में से a³ खाएगा, तो क्या बन जाएगा a³ b²। अब कह रहा आपको प्रूव करना है कि क्या p इंटू क्यू इज इक्वल टू HCF इंटू LCM है। चलो भाई p की वैल्यू क्या है आपकी ab² इंटू q की वैल्यू क्या है a³ इज इक्वल टू HCF कितना है ab इंटू LCM कितना है a³ b²। ठीक, तो भैया a की पावर 4 b की पावर 3 और इधर भी a की पावर 4 b की पावर 3। वेरीफाइड। समझ आ गया। ये भी अपनी किस्म में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में गिना जाता है। फाइंड LCM ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट कंपोजिट नंबर। शाबाश। कह रहा है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर
सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर 10 ही है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट तो 10 है, लेकिन कंपोजिट भी बोला तो कंपोजिट भी 10 ही होगा, क्योंकि कंपोजिट का मतलब वो है कि जो मोर देन 3 टेबल्स में आए। 10 1 में आता है, 2 में आता है, 5 में आता है और 10 में आता है, तो 4 के टेबल में आ रहा है तो कंपोजिट 10। और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट कंपोजिट, ये भी भैया बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है। 1000, ठीक है ना, कितना 1000। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो भाई देखो मेरे, एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम से पहले ना अपन क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स करेंगे, ठीक है, भूलना नहीं, फैक्टर करेंगे। 1000 और इसका 10 का, ठीक है। तो 1000 जो होता है ना तुम्हारा 1000, वो 2 की पावर 3 5 की पावर 3 आता है, फैक्टर करना। और 10 जो होता है 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 होता है। तो एलसीएम ऑफ 10 1000 बड़ा बड़ा खाना है, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1 में कॉमन दोनों ही है, उसमें खाएगा क्या 2 की पावर 3, और 5 की पावर 3 और 5 की पावर 1 में भी 5 की पावर 3 खाएगा, और ये कितना होता है 1000। एलसीएम 1000 आता है, ठीक है। समझ में आ गई बात है भाई? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। इसके बाद अब आती है बात एक, जो आपसे क्वेश्चन आया और आप लोग नहीं कर पाते, कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 एंड 468 बोथ। जब एग्जैक्टली डिविजिबल नाम का शब्द आपको क्वेश्चन में नजर आए, तो आपको दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है। जिनसे एग्जैक्टली डिविजिबल होने वाला है, उन दोनों नंबर का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। और कह रहा कि इंक्रीज्ड बाय 17 है, एलसीएम में से वो नंबर माइनस कर देना। एलसीएम में से क्या करना? वो नंबर माइनस कर देना। आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। आप घर से ट्राई कर लेना बेटा। और बाकी तो सारे पेज नंबर 127 पे है क्वेश्चन नंबर 3, कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 18 24। एग्जैक्टली डिविजिबल बोले तो क्या निकालना है आपको? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो सबसे पहले तो एग्जैक्टली डिविजिबल सुनते ही 12 18 14 का एग्जैक्टली डिविजिबल है ना, तो एलसीएम निकालिए। एलसीएम से पहले 12 18 और 14 को अलग अलग लिख दीजिए। तो 12 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू पावर 3, पावर 3 में सॉरी, और ये होता है 3 इंटू 3 इंटू 2, है ना। और ये क्या होता है? 2 इंटू 7, इसको लिखो 2 की पावर 2 इंटू 3, और 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, और 2 की पावर 1 इंटू। अब एलसीएम पता है, मैंने आपको बताया था भूखा इंसान है ना, क्या है? भूखा। तो 2 की पावर 2 2 की पावर 1 2 की पावर 1 में से क्या खाएगा? 2 की पावर 2। अच्छा, 3 की पावर 1 और 3 की पावर में से 3 की पावर 2 बड़ा बड़ा, कॉमन में बड़ा बड़ा, और जो बच रहा है वो तो खा ही जाएगा, इंटू 7। तो भैया 2 की पावर ये आ जाएगा, देखो मैं बता देता हूँ। 2 की पावर 2 4 इंटू 9 36 252, कितना आ जाएगा? 252। समझ में आ गई बात? कितना आ गया? 252। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है? 12 18 14 नहीं था, 24 था, सॉरी, अभी गलत हो गया, ठीक है। तो 252, अगर इन तीन नंबर का एचसीएफ निकालना है, लेकिन एक्चुअल में उसने क्वेश्चन क्या बोला था, सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर ये जो था ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमसे, कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली, क्वेश्चन लिख देता हूँ, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, इसके से 12 18 और 24 था, ठीक है, 12 18 और 24 है, सॉरी ना। देखो बेटा, पहले तो 12 18 24 का आप निकालिए एलसीएम। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, और 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ठीक। इनका एलसीएम ले लें अगर हम, तो 2 की एलसीएम ऑफ 12 18
24 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 8 इंटू 9 72। कितना है एलसीएम? 72। अब हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है? 9999 यही है। इस 5 टाइम्स 9 को 72 से करेंगे आप डिवाइड। क्या करेंगे? 72 से डिवाइड, क्योंकि कह रहा था एग्जैक्टली डिविजिबल वाली, तो एलसीएम से डिवाइड करेंगे। 9999 9 को 72 से डिवाइड किया तो बन जा कितना आएगा? 72। फिर आपका क्या बचता है? 27। फिर 9 नीचे ले आइए, 3 ज़ा 216 माइनस कितना बचेगा? 3 और 63। फिर एक 9 नीचे ले आइए तो 8 जा 576। ठीक है, तो 3 और 13 में से 7 गए 6। फिर एक नीचे और लेके आइए आप। ठीक है, हाँ। फिर 576, फिर 8 जा 576, तो रिमाइंडर अगेन कितना बचा? 63। तो अब जो रिमाइंडर आया है ना वो 9999 में से माइनस कर, जो रिक्वायर्ड नंबर है ना, स्टेप सीख लो, इस 6th क्लास का क्वेश्चन है। रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 99999 माइनस रिमाइंडर। तो 99999 माइनस 63 इज इक्वल टू 99936। कितना है? 99936। बात समझ आ गई सबको? ठीक है, ऐसे ही लिखा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट्स आर अवेलेबल इन पैक ऑफ 24 and 15 respectively. If Priya wants to buy an equal number of chocolates of both kind, what is the least number of boxes of each kind would Priya needs to buy? जहाँ least आ गया वहाँ LCM है। फिर 3 bells told together वाला आपको बता दिया था मैंने, LCM लेना है। A trader with basket of eggs finds that if he sells 3 eggs at a time, there is only 1 egg left. ठीक है, if he sells 4 eggs, इस तरीके का क्वेश्चन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हटा देते हैं एक बार, फिर भी ट्राई कर लेना। फिर द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट। चलो ये 7th क्वेश्चन बता देता हूँ। जहाँ लॉन्गेस्ट आ जाए, लार्जेस्ट आ जाए, वहाँ SCF। क्या है वहाँ? SCF। तो एक क्वेश्चन नंबर 7 होगा, कहीं आप जब घूमने जाएंगे तब। पेज नंबर बता देता हूँ, पेज 29 पे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा लेंथ जो है वो 8 मीटर 50 सेंटीमीटर है, मतलब 850 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, पॉइंट में आ जाएगा अगर मीटर में करोगे तो। ब्रेथ कितनी दी है? 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो 625 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दी है? 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। ठीक आ जाएगा 475 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। सबसे बड़ी रॉड जो इस रूम का डायमेंशन बहुत प्यार से और एग्जैक्टली नापते हो, कौन सी होगी? लॉन्गेस्ट बोला है ना, तो SCF। क्या? SCF। भैया SCF निकालने के लिए पहले करने पड़ेंगे फैक्टर, 625 और 475। 85 पता है 850 क्या होता है? 85 इंटू 10। ऐसे तोड़ लो पहले, 85 इंटू 10 ये होता है 25 इंटू 25। और 475 जो है आपका कितना होता है? 95 इंटू 5। 95 इंटू 5, इससे आसानी हो जाएगी। 85 को ऊपर तोड़ सकते हैं 17 इंटू 5, फिर इंटू 5 इंटू 2 10 को ऐसे तोड़ सकते हैं। 25 को 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और इसको कैसे तोड़ सकते हैं? 19 5 था इंटू 5। ठीक है, 19 इंटू 5 95 इंटू 5। तो उसको अगर पावर्स की फॉर्म में लिखें, 5 की पावर 2, 2 की पावर 1 है ना, इंटू 17। फिर यहाँ पे 5 की पावर 4 इंटू 1 कुछ भी नहीं है, और 5 की पावर 2 इंटू 19। कॉमन क्या आ रहा है? 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, 5 की पावर 2। तो मिनिमम सबसे छोटी पावर कौन सी है? 5 की पावर 2। तो SCF ऑफ 850, 625, 475 इज इक्वल टू
25 centimeter. So the length of longest rod, the length of the longest rod is 25 सेंटीमीटर. कितना? 25 सेंटीमीटर. बात समझ आ गई? ऐसी करा 3 टैंकर हैं, 187 लीटर के, 231 लीटर के और 275 लीटर के. फाइंड द लार्जेस्ट कैपेसिटी, एचसीएफ निकाल. ठीक है, तो ये क्वेश्चन सब आपसे निकल जाएंगे. एक क्वेश्चन और आ जाता है, वो जो मैं आपको करा देता हूँ कि ना, पेज 30 पे, कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32, लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली. स्मॉलेस्ट नंबर बोला तो पहले तो डिवाइडेड बाई बोल दिया ना. डिवाइडेड का मतलब ही आपको एलसीएम निकालना है. क्या निकालना है? एलसीएम. ठीक है, तो भैया पहले तो अपन एलसीएम खोज लेंगे किसका? 28 और 32, क्योंकि 28 और 32 से उस नंबर को डिवाइड करने वाले हैं. ठीक है, 28 और 32 से उस नंबर को अपन क्या करने वाले हैं? डिवाइड करने वाले हैं. तो अब अपन क्या करते हैं? 28 के फैक्टर कर लेते हैं और 32 के फैक्टर कर लेते हैं. तो 28 के हो जाएंगे 2 की पावर 2 इंटू 7 और 32 के हो जाएंगे 2 की पावर 5 इंटू प्लस 5 की होगी. ठीक है, 2 की पावर 5. तो एलसीएम क्या कहता है आपसे पता है ना? कॉमन वाले में से बड़ा खाऊंगा, जो कॉमन नहीं है वो तो पूरा खाऊंगा. तो 2 की पावर 5 इंटू 7, ये 32 होता है. 2 की पावर 5 इंटू 7 224. एलसीएम कितना आ गया आपका? 224. अब कह रहा है आपसे कि तो हमारा वो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 224 कह रहा है. जब इस 28 या 32 से डिवाइड करते हैं, 224 को जब 28 या 32 से डिवाइड करते हैं, तो 28 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर छोड़ता है 8 और 32 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर छोड़ता है 12. कितना? 12. तो रिक्वायर्ड नंबर पता है आपका क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर 224 माइनस क्या क्या रिमाइंडर आ रहा है? 8 आ रहा है और क्या आ रहा है? 12. दोनों माइनस कर दो, दोनों माइनस कर दो. तो 204 इज द स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर. 204 इज द स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर. ठीक, अब चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 38 सबसे वो जो एचसीएफ एलसीएम वाला कराया था ना, 2 एचसीएफ दिए हुए थे, एक किसी फॉर्म का दिया था, फिर उससे हमने एचसीएफ निकाला था, उसी टाइप का है. मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन देखना. ये पेज नंबर 35 पे है, पेज 35 पे यू लाइक की. और क्वेश्चन क्या दिया कि एचसीएफ ऑफ 210 and 55 is expressible in the form of 210 into 5 plus 55 by. एचसीएफ इस फॉर्म का है, एचसीएफ इस फॉर्म का है. तो कहता फाइंड वाई. वाई क्या होगा? आपको बताया था कि 210 और 55 का क्या निकालना है? एचसीएफ 210 21 इंटू 10 होता है, 55 आपको पता हो तो 11 इंटू 5, तो सीधे दे दिया फैक्टर. उसने क्या देगा देखो, 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 और ये 11 इंटू 5. तो एचसीएफ क्या आया है? 210 और 55 का एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ 5 ही कॉमन है, तो 5 आ गया. अब क्या करो, 210 इंटू 5 प्लस 55 बाई इज इक्वल टू किसके रख दो? 5 के. किसके रख दो? 5 के. तो अब देखना भैया हमारा 210 इंटू 5 तो आई थिंक 450 हो जाएगा. 55 बाई इक्वल टू 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5. तो इस क्वेश्चन में 55 बाई तो वेरिएबल है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 1050 को उधर भेजो. तो 55 बाई इज इक्वल टू 5 माइनस 1050 क्या आ जाएगा बेटा? 1045. कितना आ जाएगा? 1045. तो 54 माइनस का y इज इक्वल टू, जब आप डिवाइड करेंगे 1045 को 55 से, तो आंसर विल बी -19. -19 इज द आंसर. -19 इज द आंसर. काइंडली डू नॉट टच द स्क्रीन, अदरवाइज बाहर निकाल दूंगा मैं, जो भी होगा फिर.
ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? तो चैप्टर फर्स्ट इज फिनिश्ड। चलिए बाकी समय बचे तो एनसीईआरटी लगा लेना, लेकिन एनसीईआरटी का भी कोड ये है आपके पास। अब क्वेश्चन 2 में आपसे सबसे पहला सवाल पूछेगा कि जो क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन होता है उसका ग्राफ कैसा होता है? लीनियर स्ट्रेट लाइन होता है। देखो बताता हूँ, ऐसे याद करने का तरीका है भाई कि जो लीनियर इक्वेशन है कौन सी? ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस, ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस, लीनियर लाइन, उसमें लीनियर में लाइन ही आ रहा है। लीनियर में देखो ना नाम क्या आ रहा है? लाइन। ठीक है, लीनियर में नाम क्या आ रहा है? लाइन। और क्वाड्रेटिक में, ठीक है, किसमें? तो लीनियर का क्या हो गया? लाइन हो गया, है ना? लीनियर का क्या हो गया? लाइन। और क्वाड्रेटिक में देखो मैंने क्या किया, याद करने का, यू शेप का, जिसे अपन क्या बोलते हैं? पैराबोला। ठीक है, यू शेप का जिसे अपन क्या बोलते हैं? पैराबोला। याद करने का तरीका है, क्वाड्रेटिक में यू आ रहा है और उसमें तो लाइन आ गया है। ठीक है, याद करने की ट्रिक है, वैसे याद कर दो यार, क्यों ट्रिक याद? ठीक है, कह रहा कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू बेटा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये हमारी क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है, कह रहा अल्फा बीटा आर द जीरोस, अल्फा बीटा इसके क्या है? जीरोस है। तो आपको फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड अल्फा प्लस 1 अपॉन बी, नहीं अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा फाइंड करना। ठीक है, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा फाइंड करना है। तो देखो बेटा सबसे पहले ना अपन इस इक्वेशन से निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है बेटा माइनस बी बाई ए। इस इक्वेशन से बी और ए कितना है हमारा? 1 जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है। बी कितना है? -4 और सी कितना है? 1। सी कितना है? 1। तो देखो बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा आपका? -4/1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 4। कितना आ गया अल्फा प्लस बीटा? 4। अब आपसे पूछ रहा है अल्फा बीटा, तो ये होता है आपका सी बाई ए। सी कितना है? 1। ए कितना है? 1। तो अल्फा बीटा कितना आ गया? तो यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी? 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन अल्फा। ठीक है, समझ आई बात? और अल्फा प्लस बीटा कितना दिया था? 4 दिया था। सिंस बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा है, तो ये जो इक्वेशन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? 1 अपॉन अल्फा। बीटा की जगह क्या रख देंगे? 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 4। तो आंसर इज 4। क्लियर? कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी पॉलिनोमियल निकालनी है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are, मतलब आपको कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा है वो कितना है? 1/4 है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है यानी अल्फा बीटा वो आपको -1 दिया हुआ है। अल्फा बीटा कितना दिया है? -1। कितना दिया है? -1। तो चीज याद रखना, लिख देना कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, कैसे दी जाती है? k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा बराबर टू 0 इक्वल टू 0। तो k एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस कितना? 1 अपॉन अल्फा भी 1/4। अच्छा इसके पीछे x भी आएगा, ठीक है, x और प्लस -1 इक्वल टू 0। ठीक है, बात समझ में आ गई? इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 0। ठीक है, देखो यहाँ आगे तो क्या हो जाएगा बेटा? पहले तो 4 ये ना घूम जाएगा एलसीएम के तौर पे, के 4x स्क्वायर माइनस x -1
होल में 4 बराबर 0, यहाँ से 4 उधर चला जाएगा 0 हो जाएगा। तो k टाइम्स, हाँ इधर देखो -1 और फिर वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4, तो k टाइम्स 4 उधर चला गया तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 जो ना इनके पेपर में आ गया था, और उस टाइम मैंने प्रैक्टिस में, मुझे इन लोगों ने बोला सर ये एक्सरसाइज नहीं आएगी, तो मैंने कराया नहीं था, लेकिन उसी एक्सरसाइज का आ गया अगली वाली एक्सरसाइज का। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बोला, देखो कह रहा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, और कहता अल्फा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोस यू नीड टू फाइंड। अब आपको फाइंड क्या करना है, गौर से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। ठीक है, जहां आपको अल्फा बीटा दिख रहा है तो सबसे पहले वो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, जो कि क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। इस इक्वेशन में ए ही है, बी है और सी ही है, और अल्फा बीटा कितना होता है सी अपॉन ए। हमें निकालना क्या है, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, इनका एलसीएम लो, इनका क्या करो एलसीएम लो। तो बीटा उधर चला जाएगा, अल्फा इधर चला जाएगा, नीचे क्या जाएगा अल्फा बीटा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरा माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा कितना है सी अपन ए से ए कट जाएगा तो माइनस बी बाई सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 पेज नंबर 55 पे है, पेज 55 पे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार आपके पेपर में आ चुका है बेटा, कि ना कह रहा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस, इस बार अल्फा प्लस बीटा नहीं दिया है, अल्फा बीटा दिया है। तो कह रहा एक 03 प्लस रूट 2 है, और दूसरा 03 माइनस रूट, कह रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए होता है, अल्फा डॉट बीटा चाहिए होता है, यही चाहिए होता है। तो बस वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले तो अपन निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, यानी 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 माइनस रूट 2। तो माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा 6 आ जाएगा। 3 प्लस 3 कितना आ गया 6, और अल्फा बीटा क्या आएगा 3 प्लस रूट 2 3 माइनस रूट 2, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म है, 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, 9 माइनस 2 7। तो अल्फा बीटा कितना आ गया 7, अल्फा बीटा कितना आ गया 7। तो लिख देना द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is given by क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किससे आती है बेटा, देखो कि k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 6x प्लस 7 बराबर 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। खत्म। ठीक है, पेज 55 क्वेश्चन 5 कह रहा कि ना एक इफ 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दी है ax स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स a माइनस 1 x माइनस 1। ठीक है, ये मैं पॉलिनोमियल दिया और कह रहा है इसका एक जीरो यानी अल्फा मान लो, एक दो ही जीरो होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो ही जीरो होंगे। इसका एक जो जीरो है वो 1 दिया, यानी इसका अल्फा कितना दिया 1। कह रहा बीटा क्या होगा ये निकालो, बीटा क्या होगा ये निकालो। तो देखो इसमें क्या करना ना, एक जीरो दिया हुआ है, इक्वेशन में पुट करके इक्वल टू जीरो रख दो। क्यों, क्योंकि जीरो जब जीरो जो होता है इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो इक्वल टू जीरो देता है, इसीलिए उसे जीरो कहते हैं। ठीक है, तो p ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो भैया x की जगह 1 पुट करते जाओ, a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 बराबर 0। पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ x था वहाँ 1 पुट किया, तो ये आ जाएगा a माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 1, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम ही आना है। ठीक है ना, अच्छा प्लस 3 और माइनस 1
बराबर 0। ठीक है बेटा, ये आपका -2a आ जाएगा और ये +2 हो जाएगा 0, ये उधर चला जाएगा, 2a = 2, तो a की वैल्यू 1 इज द आंसर। ठीक है, ऐसे ही फिर और पॉलिनोमियल दी होगी, एक पॉलिनोमियल और दी होगी, उसका एक 0 दिया होगा, कहेगा दूसरा निकालो। ठीक है, दूसरा निकालो तो कहेगा इफ वन ऑफ द, एक क्वेश्चन ऐसा ही है, समझो इसी के आगे वाला है। कह रहा है पी ऑफ एक्स है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 6, कि पी ऑफ एक्स आपको ये दिया है x² - 7x + 12। कह रहा है ये पॉलिनोमियल है, इसका एक 0 मतलब अल्फा, वो आपको 4 दिया है। कितना दिया है? 4। फाइंड बीटा। उसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप अल्फा प्लस बीटा लगा लो, या तो आप अल्फा प्लस बीटा लगा लो, और वही तरीका ज़्यादा इजी है। ठीक है, वही तरीका ज़्यादा इजी है। दूसरा तरीका क्या होता है ना, कि बहुत लंबा हो जाता है, 9th क्लास में बताया जाता था कि अल्फा = 4 मतलब x की वैल्यू 4 है, तो इससे पहले एक पॉलिनोमियल बनाओ, तो x - 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x - 4 उस x - 4 से इसको डिवाइड कर दो। इससे बढ़िया मैंने कहा ना आपको, अल्फा प्लस बीटा यूज हो रहा है ना, अल्फा बीटा, तो कुछ नहीं करना, आप निकालो कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। ठीक है, कितना होता है, c/a। अल्फा आपका 4 है, 4 दिया ना आपको, प्लस बीटा मुझे नहीं पता, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -7 अपॉन में 1, तो 4 + बीटा = 7। बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। झटके से निकलेंगे क्वेश्चन, दो दो नंबर में आते हैं। कह रहा कि अल्फा बीटा जीरोज हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जो कि p ऑफ x है, और ये बराबर दिए 4x² - 5x - 1 के, इसके बराबर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बराबर दिया हुआ है। तो कहता कि अल्फा बीटा आर द जीरोस फाइंड करना है अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 3, अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 4। समझ आ गई बात? ठीक है भैया, तो सबसे पहले अल्फा बीटा 0 बोले ना, चुपचाप एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा = c/a। तो अल्फा प्लस बीटा बोले तो अल्फा प्लस बीटा -5/4, यही है ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 5/4, और अल्फा बीटा कितना है, c/a, c बोले तो -1/4, यही है। अब आपसे फाइंड करने को क्या बोल रहा है, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 3, अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 4। इसमें से कॉमन लेंगे तो कॉमन पता है क्या आएगा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, वहां से एक अल्फा बच रहा है और एक बीटा बच रहा है। इसको अल्फा बीटा का होल क्यूब लिखा जा सकता है, इंटू अल्फा प्लस बीटा लिखा जा सकता है। आगे करिए बच्चे, एक ही पता नहीं क्या गलत समझ लेंगे। तो अल्फा बीटा क्या है, -1/4 का होल क्यूब इंटू 5/4। ठीक है, 5/4। तो देखो बेटा, वो तो आ जाएगा -1/64 इंटू 5/4, तो -5/216। याद आ रहा होगा सबको, कराया क्वेश्चन था ये, अब पेपर में भी दिया था ना। सर मैं चलो, हाँ आप ही लेके आओगे। एक क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 57 पे ही। कह रहा अल्फा बीटा जीरोस हैं, और द जीरोस ऑफ p of x is equal to x² minus k plus 6x plus 2 times 2k minus 1। ये शंकर बिहार के पेपर में आया होगा। तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, फाइंड k इफ, आगे और बोला कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो हाफ ऑफ अल्फा बीटा। तो पहले तो अल्फा बीटा दिया है, तो आंख बंद करो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस अल्फा डॉट बीटा निकालना। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा -b/a।
उस इक्वेशन में ढूंढेंगे b क्या है। तो b हमारा जो है ना माइनस माइनस का k+6 होगा। मैं बता देता हूँ क्या है। ये x के अलावा इससे पहले along with the sign is considered as b और होल में उसके नीचे क्या आएगा 1, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है। तो अल्फा प्लस बीटा, वो बाहर का माइनस और अंदर का माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इज k+6, कितना हो जाएगा k+6। ऐसे ही अल्फा बीटा निकालेंगे तो c/a होता है। c हमारा ये है, ये पूरा c है कांस्टेंट टर्म 2k-1 अपॉन में 1, तो अल्फा बीटा वही आ जाएगा 2k-1। अब आपको एक कंडीशन दी है, दिख रही है कंडीशन स्क्रीन पे जो सबसे ऊपर दिया है ना, वो कंडीशन ही है। इट इज गिवन दैट कि अल्फा प्लस बीटा जो है हाफ ऑफ अल्फा बीटा है। क्या है? हाफ ऑफ अल्फा बीटा है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जो है हाफ ऑफ अल्फा बीटा है। तो बेटा यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, k+6, यही तो दिया है, इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा बीटा कितना दिया है, अल्फा बीटा क्या दिया, 2 टाइम्स 2k-1। अब ये 2 ना इसके साथ मल्टीप्लाई में तो कटेगा, ऐसे अंदर वाला 2 मत काट देना, 2k- वाला 2 मत काट देना। करते हैं, हरकत करते हैं, मानते थोड़ी हैं। तो k+6 इज इक्वल टू 2k-1। ठीक है, -1 उधर चला जाएगा, k उधर चला जाएगा, तो 6+1 इज इक्वल टू 2k-k, तो k की वैल्यू 7। k की वैल्यू कितनी आ गई, 7। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ पेज नंबर, पहले 3 करा देता हूँ, 56-60 का। क्वेश्चन 3 ऑफ पेज 60 कह रहा ना, एक पॉलिनोमियल है p of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x+6 अल्फा बीटा आर द जीरोस। इसको देखते ही ना भगवान के पैर छू लिया करो पेपर में, ठीक है। एक वो ना लेके जाया करो, आप मन में पूजा करने लग जाना कि हे मालिक, तू मेरे साथ बहुत अच्छा कर रहा है जो तू मुझे इस तरीके के क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, कि सच में वो तुम्हारे साथ है जब तक अल्फा बीटा तुम्हारे पास है। चलो, तो अब तो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इतना बोल दिया। अच्छा, ये वाला खत्म, सॉरी। तो अब आपको ना अल्फा बीटा दिए, तो आप प्रभु के हाथ जोड़िए और लिखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, देखो भैया, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू है, ये b है, ये c है, ठीक है। तो -5/1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 5। और अल्फा बीटा होता है c/a, तो c कितना दिया है, 6, और a कितना दिया है, 1, मतलब अल्फा बीटा है 6। अब उससे अब क्या बोल रहा है वो, 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर पूछ रहा है आपसे। बच्चे इसको कई तरीके से कर लेते हैं। देखो, एक जुगाड़ तो बच्चे क्या लगाते हैं, और कई बच्चे लगाते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है कि ना वो, लेकिन वो अपना बहुत एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं और टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। वो ना इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो फाइंड कर लेते हैं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 फाइंड करते हैं। तो एक अल्फा की वैल्यू आएगी, एक बीटा की आएगी, तो 1/अल्फा, अल्फा की वैल्यू में अल्फा का स्क्वायर नीचे रख देंगे और फिर बीटा का स्क्वायर नीचे रख देंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। जैसे सपोज कर लो, सपोज करने को कह रहा हूँ मैं आपको, जैसे सपोज ही कर लो कि हमारा मान लो अल्फा जो है, सपोज करने को बोल रहा हूँ, अल्फा उन्होंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकाल लिया, अल्फा 3 स्क्वायर आ रहा है, बीटा जो है इनका 2 स्क्वायर आ रहा है। तो वो दुष्ट लोग क्या करते हैं, गौर से देखना, कि वो इसको लिखेंगे 1/9, क्योंकि अल्फा का स्क्वायर कर दिया, और ये 1/4, फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4, और ये 36, तो 13/36 एक्चुअल में आंसर ही यही है, क्या तुक्का लगाया है, ठीक है। तो वो ऐसा कर देते हैं, ठीक है, अच्छी बातें कर सकते हो, लेकिन आप फिर ना बेटा इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो कि इसका ना क्वाड्रेटिक का मतलब वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हो, नहीं करना है भाई, नहीं करना है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पहले ही बता दिए। व्हाट दे आर आस्किंग इज, वो आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन देखो वो आपसे पूछ क्या रहा है।
कि आप बताओ उसको कि 1/α² प्लस 1/β, गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है, पर ना वो वैसे कुछ बच्चों के लिए इजी है, उन बच्चों के लिए जिनकी मैथ्स थोड़ी सी पुअर है और जो अल्फा बीटा में घुस चुके हैं उनको समझ आने लग गई है, वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अल्फा बीटा निकाल के क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन जिनकी बहुत तगड़ी है मैथ्स, उनके लिए एक और आसान तरीका आ जाता है, शॉर्टकट, आसान तो नहीं है, शॉर्टकट है। क्या कि ना आपसे कह रहा है, देखो क्या कि एलसीएम ले लो, 1/α² प्लस 1/β² है, एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, β² प्लस 1/α² और नीचे आ जाएगा α² β²। तो अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये α² प्लस β² आ गया और ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, समझ आई बात? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर वो जो α² प्लस β² है उसको होल लगाओ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर कर दो। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। होना कैसे है वो आप समझेंगे कि मैंने लिखा कि α² प्लस β², मैंने 2α बीटा इसमें नहीं, इसको दूसरे मार्कर से लिखूंगा कि एक स्टेप चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, पता है कोई नहीं देखता, ठीक है, मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैं करता हूँ। चलो, तो 2α बीटा ऐड किया और वही 2α बीटा सब्ट्रैक्ट किया और नीचे तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर चल ही रहा है। समझ में आई? अभी क्यों किया, देखो 2α बीटा माइनस 2α बीटा रखने से वैल्यू में कोई चेंज आया है क्या? नहीं, नेट वैल्यू तो α² प्लस β² ही है ना, क्योंकि वो 2α बीटा माइनस 2α बीटा तो कैंसिल आउट हो जाती है। पर ना इससे एक फायदा हो जाएगा, पता है क्या, कि ना आप α² प्लस β² प्लस 2α बीटा को ब्रैकेट में रख लो जरा, और माइनस 2α बीटा को थोड़ा पीछे कर दो, ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। उस दिन जब शायद आदर्श था तो मैं उस क्लास में कुछ ऐसी नई आइडेंटिटी सिखा रहा था, याद हो तो ये क्या पता है ये कौन सी, देखो α² प्लस β² प्लस 2α बीटा पता है किसकी बनती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाता है, और पीछे माइनस क्या आ गया, 2α बीटा, और नीचे आ चुका है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो, अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आ रहा था बेटा, ऊपर देखो 5 और अल्फा बीटा 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 और नीचे 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 12 अपॉन में 36, तो 13/36 इज द आंसर। ठीक है, अब वो भी तरीका ठीक है और ये भी तरीका ठीक है, जैसा मन करे वैसा कर लो, आपको जो समझ में आ रहा है। हमें क्वेश्चन दिया है कि ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और पॉलिनोमियल, इसे इक्वेशन नहीं बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्योंकि इक्वल टू में कुछ होता नहीं है। तो वो बोला a² प्लस 9x² है प्लस 13x प्लस 6a, ये दिया है, और कह रहा है इसका एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक जीरो इसका दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब मान लो अल्फा बीटा आर द जीरोस, क्योंकि जीरोस की तो बात करी दी ना, और ऑल्सो ये कह रहा है अल्फा जो है वो 1/बीटा के बराबर है, अल्फा जो है 1/बीटा के बराबर है। फाइंड करना है ए क्या होगा, ए क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन समझ आ गया। अल्फा बीटा जीरो है, बहुत आपके लिए इतना काफ़ी है। तो हम लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, माइनस a² प्लस 9, नहीं 13, सॉरी माइनस 13, सॉरी माइनस, देखो इन्हीं के नीचे ऐसे लिख दिया करो, दिस इज a along with साइन b and this is c, साइन के साथ ही लिखना। तो b की वैल्यू नेगेटिव 13 अपॉन में a² प्लस 9, इसी के बगल में निकलेगा अल्फा बीटा जो कि होता है c बाई ए, तो c 6 है और a जो है a² प्लस 9। बात समझ में आ गई पक्का? तो अब हमें क्या दिया है गौर से देखो, अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, अल्फा बीटा कितना दिया है 6 अपॉन a² प्लस 9। ऑल्सो जो आपका अल्फा है वो 1/बीटा के बराबर है। जो अल्फा है ना उसकी वैल्यू क्या है,
अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा है, तो अल्फा की जगह 1 अपॉन बीटा रख दो, फिर बीटा अल्फा की जगह क्या रख दिया, उसकी वैल्यू कितनी है 1 अपॉन बीटा, इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या 6 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। बात समझ में आ गई? देखो बेटा बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, तो बचता क्या है तुम्हारे पास 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। ये पूरा एक क्वांटिटी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा कि प्लस मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6, ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 9, ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रूट 3, ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रूट। बेटा इसमें ना जो सी था वो 6a था, दैट वाज माय मिस्टेक, मैं 6a लिखना भूल गया, तो सी की जगह 6a लिखना है, 6a ठीक, कितना 6a। तो ना इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी, क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a, इधर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 बराबर 0। इसका करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसका क्या करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो बहुत इजी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या करेंगे 3 प्लस 3, ए स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 6, ए और 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर माइनस 3a अगेन माइनस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0, तो a माइनस 3 और वहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लो, वहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लो, तो अगेन a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो a माइनस 3 अगेन a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक बार a माइनस 3 इक्वल टू 0 रख लो, उसको भी वही रखो, तो a की वैल्यू 3 यहाँ से भी आ रही है और a की वैल्यू 3 यहाँ से भी आ रही है, तो द वैल्यू ऑफ a इज 3, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्वेश्चन समझ आ चुका है श्योर? हाँ भैया पीयूष बाबा क्वेश्चन समझ आया? यस सर आ गया। छोड़ छाड़ के चले आते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को हैं? क्यों कह रहा वो क्या होती है? आ गया सर आ गया। क्वेश्चन नंबर 60, पेज नंबर 60 और क्वेश्चन 5 धमाकेदार क्वेश्चन है, उससे पहले क्वेश्चन 4 है यार इसी का, और ये आ जाता है आप लोग नहीं कर पाते, 4 छोड़, चलो 4 छोड़ देता हूँ, 5 कराता हूँ, 4 के जैसा एक क्वेश्चन और बाद में करा दूंगा, वो ना आपको इससे भी फिर अच्छा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको करने के लिए। तो ना अब आपको कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, स्टैंडर्ड वाले क्या आ सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, अल्फा बीटा आर द जीरोस, अल्फा बीटा आर द जीरोस, ठीक है, अल्फा बीटा क्या है जीरोस, ठीक है। तो अब आपसे पूछता है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगेन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है, अगेन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose रूट्स मतलब जीरोस ही होता है, ठीक है, जीरोस आर, देखो क्या अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 1 कॉमा एक जीरो ही है, पहला जीरो, और दूसरा दिया है बीटा माइनस 1 बीटा प्लस 1, धांसू क्वेश्चन, कैसा है धांसू क्वेश्चन है, तो डरना नहीं, अल्फा बीटा है ना, जीरोज है, बस प्रभु के हाथ जोड़ने होते हैं उसके बाद, है ना, तो देखो कुछ नहीं करना, अब आप बोलो कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई, इतना तो करो, टीचर एक तो देगा 3 में से, चलो इसके आगे कुछ नहीं है, तो ए की वैल्यू 1 माइनस 2, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है, तो माइनस 2 अपॉन 1, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया माइनस 2 अपॉन 1, अल्फा बीटा कितना आ जाएगा 3 अपॉन 1, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 आ गया और अल्फा बीटा 3 आ गया, अच्छा हाँ माइनस माइनस 2, थैंक यू,
वाह कशिश, शाबाश। लड़की की आंखें तेज हो गई हैं, चश्मा लगा के चार चार आंखें हैं तो तेज तो होनी है। अब आपको क्या कह रहा है पता है? अब आपको कह रहा है कि एक अगली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी, एक अगली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है जिसके जीरोस ना कुछ इस टाइप के होंगे, जिसके जीरोस क्या होंगे, कुछ इस टाइप के होंगे। तो पहले मैंने एक जीरो ये है और एक जीरो ये है, तो मैं सम ऑफ जीरोस निकालता हूँ। तो देखो हमें निकालना है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। अभी जीरोस ये लेने हैं, ठीक है, ये अल्फा माइनस वन, अल्फा प्लस वन। एक हमारा क्या रहेगा भाई, अल्फा माइनस वन अपॉन में अल्फा प्लस वन। प्लस करना है किसके साथ, बीटा माइनस वन बीटा प्लस वन के साथ। कई बच्चे तो सीधे ही प्लस कर देंगे, ऊपर वालों को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। अच्छी कैटेगरी के बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, लेकिन ऐसे होना नहीं है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम लेना है ना, क्या लेना है, एलसीएम। तो अल्फा माइनस वन बीटा प्लस वन प्लस ये वाला अल्फा उधर चला जाएगा, बीटा माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और होल में अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन। समझ में आ गई बात? श्योर भैया? मल्टीप्लाई करो, अब आपको मल्टीप्लाई करना है। तो पहला वाला अल्फा बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फा बीटा हो जाएगा। पहला वाला अल्फा वन के साथ होगा प्लस अल्फा, फिर माइनस वन बीटा के साथ होगा माइनस बीटा, और माइनस वन वन के साथ होगा तो माइनस वन, फिर बीटा प्लस बीटा, पहला बीटा दूसरे ब्रैकेट, ये वाला बीटा अल्फा के साथ होगा, क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, और यही फिर उधर जाके क्या बनेगा, पॉजिटिव बीटा। समझ रहे हो ना, ये वाला जिसके ऊपर एरो बना है वो बीटा वन के साथ मल्टीप्लाई हो तो प्लस बीटा, फिर अब ये माइनस वन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो माइनस अल्फा, और फिर माइनस वन वन के साथ होगा तो माइनस वन, यही है ना। अपॉन में नीचे वाला, तो नीचे वाला भी सेम, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा, फिर यही चल रहा है। अब ना जो कट सकते हैं उन्हें तो काट लो, और जो ब्रैकेट में आ सकते हैं, अगर इससे ये गया, इससे ये गया, माइनस वन कैंसिल नहीं होगा, गलती भी मत करना, ठीक है, माइनस टू हो जाएगा। तो देखो बच्चों, अल्फा बीटा तो एक ये आया, ठीक है, अब फिर एक अल्फा बीटा और है, तो टू अल्फा बीटा हो गया, टू अल्फा बीटा हो गया, और माइनस वन एक, और माइनस वन माइनस टू हो गया, ठीक है, क्या हो गया, माइनस टू। और होल में एक बार तो अल्फा बीटा आ गया, एक बार अल्फा प्लस बीटा, इसको ब्रैकेट में रख लो, प्लस, अब वैल्यू रख दो। अब क्या करो, वैल्यू रख दो। अब आपको क्या करनी है बेटा, वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो टू इंटू अल्फा बीटा कितना आ रहा था आपका, अगर हम ऊपर से देखें तो उस वाली इक्वेशन का अल्फा इंटू बीटा थ्री आ रहा था, कितना आ रहा था, थ्री माइनस टू, तो फिर थ्री प्लस अल्फा प्लस बीटा आ रहा था आपका, मैं बता देता हूँ आपको, बता देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा आपका टू आ रहा था, कितना आ रहा था, टू प्लस वन, तो क्या आ रहा है, टू इंटू थ्री माइनस टू, सिक्स माइनस टू, और सेवन, कितना, सेवन, सेवन ही आएगा ना, सिक्स, सिक्स कितना आएगा, सिक्स, तो फोर बाई सिक्स यानी टू बाई थ्री। तो सम ऑफ जीरोस कितना आ गया, टू बाई थ्री। अभी तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकलना बाकी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने हिला दिया तो आप बहुत हद तक इसकी अंदर तक जड़ में बैठ चुके हैं इसके। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या थे, अल्फा माइनस वन अपॉन में अल्फा प्लस वन इंटू बीटा माइनस वन बीटा प्लस वन। इसमें क्या होता है, ऊपर वाला ऊपर से और नीचे वाले नीचे से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अगर बेसिक फ्रैक्शंस आपको आते हैं तो आपको पता होगा। तो सबसे पहले तो अल्फा बीटा हो जाएगा, फिर माइनस अल्फा, है ना, फिर माइनस अल्फा, ऊपर वाली लाइन नीचे पकड़िए, फिर माइनस बीटा, और फिर माइनस माइनस प्लस वन, ठीक है। देखो ये अल्फा बीटा माइनस कॉमन ले लो तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ना, यहाँ से माइनस कॉमन लिया प्लस वन, नीचे भी सेम आलू ना,
नीचे भी सेम होना है, लेकिन साइंस का फर्क आएगा। देखो अल्फा बीटा हो जाएगा, फिर अल्फा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1। तो थोड़ा सा और अरेंज कर लो इस लाइन को, अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1। ठीक है, अब वैल्यू रखो। तो अल्फा बीटा की आपकी वैल्यू आ रही थी, मैं आपको बता दूं पीछे से, 3 माइनस 2 प्लस 1 और फिर 3 प्लस 2 प्लस 1। तो नीचे तो 6 आ गया, 3 माइनस 2 कितना होता है 1 और प्लस 1 2/6 यानी 1/3। ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया 1/3। कितना आ गया 1/3। तो बस अब लिखना द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय कैसे दी जाती है, a times x square minus sum of zeros into x plus product of zeros equal to 0। तो देखो भैया a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना आ रहा था आपका 2/3 आ रहा था ना, x 2/3 आ रहा था ना, और ये 1/3 इक्वल टू 0। दोनों के नीचे 3 है, बस x के पास नहीं है, x स्क्वायर के साथ। तो k टाइम्स 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होल में 3 बराबर 0। इधर चला जाएगा तो k टाइम्स 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब आपसे आई होप सभी पेज 77 यू लाइक का पेज 77 और एनसीईआरटी में भी इस तरीके के बहुत क्वेश्चंस और यही इंपॉर्टेंट होते हैं जनरली। ठीक है, पेज 77 और कहता फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दो इक्वेशंस दिए हैं x माइनस 2y इक्वल टू 3 और माइनस 3x और क्या दिया है माइनस 3x। ठीक है, माइनस 3x प्लस ky इज इक्वल टू -9। कितना दिया इक्वल टू में -9 will have infinite many solutions। किसके लिए ऐड करना है infinite many solutions, इस चीज के लिए ऐड करना है। तो बेटा देखो हमारी जो नीचे की इक्वेशन है ना, एक तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलमोस्ट है x माइनस 2y इक्वल टू 3, लेकिन जो ये तुम्हारा माइनस 3x प्लस ky इक्वल टू -9 है ना, अगर आप इसको गौर से देखो तो इसमें 3x नेगेटिव है। 3x कैसा है नेगेटिव, तो पूरे से कॉमन ले लो नेगेटिव। नीचे वाली इक्वेशन में जो -3x प्लस ky इक्वल टू -9 दिया, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लो तो क्या बचता है 3x माइनस ky -9। तो इसके माइनस से वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन ये बन गई सेकंड और ऊपर वाली फर्स्ट। तो फर्स्ट वाली में से अगर आप a1 निकालेंगे तो 1, b1 निकालेंगे तो -2 और c1 कितना है 3। यहाँ से भाई a2 निकालेंगे तो 3, b2 निकालेंगे तो -k और c2 निकालेंगे तो ये है ना। अब फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए आपको कंडीशन जो होती है वो होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये कंडीशन है। तो a1 कितना 1, a2 कितना 3, a1 ये रहा a2 ये रहा। ठीक है, b1 कितना -2 और b2 कितना -k है ना, c1 कितना 3 और ये 9, माइनस से माइनस उड़ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं गौर से समझना। पहले ये दो आपस में सॉल्व होंगे,
यानी 1/3 इज इक्वल टू 2/k, और फिर पीछे के दो 2/k और 3/9, ये सॉल्व होगा। ठीक, तो देखो बेटा k उधर चला जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। इससे भी निकाल के देख लो, ठीक है, इससे भी निकाल लो, सेम ही आती है, वैल्यू सेम ही आती है, ठीक है। 18 इज इक्वल टू 3k, k इज इक्वल टू 6, तो फॉर k इक्वल टू 6 the pair of linear equations will have infinite many solutions, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। बात समझ में आ गई? और ऐसे ही आ सकता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द लाइन विल कोइंसाइड। एक नया क्वेश्चन है आपका इसी में कि दो इक्वेशंस हैं, 5x प्लस 7y इक्वल टू 3 और 15x प्लस 21y इज इक्वल टू k। क्वेश्चन समझ रहे हैं? कोइंसिडेंट लाइन पूछ रहा है, कोइंसाइड मतलब कोइंसिडेंट लाइन किस कंडीशंस में बनती थी? ऊपर वाली अभी जो पढ़ी है ना, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का मतलब हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रही होती हैं, है ना, ठीक है। तो फिर देखना फॉर कोइंसिडेंट लाइंस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इसका मतलब यही होता है। इंटरसेक्टिंग का मतलब यूनिक सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल। तो यहाँ पे a1/a2 किसके बराबर आना चाहिए? b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ऊपर से लिखते जाओ 5/15, 7/21, 3/k, ठीक है। तो लास्ट के दो उठा लो, k की वैल्यू आ जाएगी लास्ट के दो से, है ना। ये लो, तो 7/21 इज इक्वल टू 3k, k उधर चला जाएगा इधर और इधर, k की वैल्यू देखो क्या जाएगी, 7k इज इक्वल टू 21 इंटू 3, तो k की वैल्यू 21 इंटू 3/7, 9, तो k बराबर 9। तो फॉर k इक्वल टू 9 पेयर ऑफ इक्वेशंस विल हैव क्या? कोइंसिडेंट लाइंस। कंडीशन समझ आ रही है? कोइंसिडेंट लाइन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एक ही चीज थी, समझ आई बात? इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन दी है x माइनस 2y इक्वल टू 3 और 3x प्लस ky इक्वल टू 1, और कंडीशन क्या लगाई है? यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको पता है फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन पता है आपको कि a1/a2 यही है ना, तो बस 1/3 इज नॉट इक्वल टू -2/k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k इज नॉट इक्वल टू -6 फॉर, ठीक है। इसमें लिख देना कि क्या, एक लाइन चिपकाते हैं, रिकॉर्डिंग पे लगी है क्या, लिखना कि the given pair of linear equations have unique solution at all value of k except -6 को छोड़कर। लिखा ना k is not equal to -6, k की वैल्यू -6 नहीं होनी चाहिए और कुछ भी हो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो ये लाइन और चिपका क्या नहीं होती आपको, कह रहा कि आपके पास ये पेयर ऑफ इक्वेशन है 3x प्लस 2ky
इक्वल टू 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो ये इक्वेशन कैसे दे दी है और आपको फंसा देगा। तो पहले तो देखो वहां पे वो इक्वल टू 2 था ऊपर वाली इक्वेशन में, लेकिन यहाँ पे प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो प्लस 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो 2x प्लस 5y इक्वल टू -1। अब यहाँ से a1 निकाल लो 3, b1 2k और c1 2, फिर a2 2, b2 5, c2 -1 कितना -1। और कहता है आपसे पैरेलल लाइंस चाहिए। क्या चाहिए? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब नो सॉल्यूशन भी होता है। फॉर पैरेलल लाइंस, फॉर पैरेलल लाइंस यानी नो सॉल्यूशंस। इसके लिए नो सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या है कि a1/a2 इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1/c2 के। बस चुपचाप वैल्यू उठा के रख दो। a1 कितना है 3/2 इज इक्वल टू होना चाहिए 2k/5, बट नॉट इक्वल टू होना चाहिए 2/-1। तो पहले दो को ले लो। k की किस वैल्यू के लिए? k की वैल्यू पूछ रहा है ना वो आपसे, पहले दो ले लो, k की वैल्यू आ जाएगी। इन दो को सॉल्व करो तो 3/2a और 2k/5। तो देखो बेटा 3 × 5/2 इज इक्वल टू 2k। ठीक है, तो 3 × 5 जो 2 इधर से नीचे और आ जाएगा इक्वल टू k, है ना। तो 15/4 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 15/4 आंसर है। देखो ऐसे एक क्वेश्चन हमारा बेटा क्या है, गौर से देखिए। ये आपको 31 क्वेश्चन है, पेज 84। ठीक है, कह रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है 2x + 3y इक्वल टू 7। ठीक है, इक्वल टू 7 और एक दी है 2ax + a + by इक्वल टू 28। ठीक, हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। फाइंड रिलेशन बिटवीन a एंड b। ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है? या कभी कभी बोल देगा ए और बी की वैल्यू फाइंड, ए और बी की वैल्यू फाइंड करो, कुछ भी दे सकता है आपको। तो देखो बेटा मेरे गौर से समझना, आप लोग करना क्या है आपको यहाँ पे करना क्या है, गौर से समझेंगे आप लोग कि ना पहले तो वही a1 कितना 2, b1 कितना 3 और c1 7, a2 2a x को छोड़ करना, b2 a + b ब्रैकेट में लेकर, c2 28। उसके बाद क्या कंडीशन मांगी है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए आपके पास जो कंडीशन है वो क्या है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। सही है सुनो, सही है। तो भैया देखो a1 कितना 2 अपॉन में 2a, b1 कितना अपॉन में, ठीक, इक्वल टू c1 कितना। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो एक बार और, 1/a आ रहा होगा, एक में क्या आ रहा है 1/a इक्वल टू 3 में a + b इक्वल टू 1/4। तो देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले दो को। अगर रिलेशन फाइंड करना है तो पहले दो से ही निकल आएगा, लेकिन ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो देखो भैया a + b इज इक्वल टू 3 आ गया ना। पहला जब सॉल्व करोगे तो a उधर चला जाएगा
b इज इक्वल टू 2 है, तो रिलेशन तो ये आ गया, ये हमारा रिलेशन। b जो है वो डबल और मतलब 2 टाइम्स a है, ये रिलेशन है। लेकिन अगर ये अच्छा इसको इक्वेशन 1 मान लो, a और b की वैल्यू भी फाइंड कर ले, a और b की वैल्यू भी फाइंड करने को बोले तो अब अगले दो लेने, अगले दो बोले तो 3 अपॉन में a प्लस बी इक्वल टू कितना 1 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a प्लस बी, है ना। 12 इज इक्वल टू a प्लस बी, और a की वैल्यू नहीं, b की वैल्यू क्या है 2a है ना, फ्रॉम 1 तो 3a इज इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 4 यानी 8, b कितना आ जाएगा 8। समझ आया। अगर रिलेशन पूछा है तो वो इक्वेशन 1 में आ गया है, और a और b की वैल्यू पूछी तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है, किसका क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी में थोड़ा सा इसे हल्का सा ऊपर कर दिया लेवल, हल्का सा, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या है और लाइंस कैसी बनती हैं। तो जरूरी नहीं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बोल देगा, क्या बोलेगा कोइंसिडेंट लाइंस, एक ही मतलब है। पैरेलल लाइंस मतलब नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस मतलब नो सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अब जो है ना, आप लोगों को जो दिक्कत आती है वो आती है इक्वेशंस फ्रेम करने में। अब आपको जो दिक्कत आएगी वो आएगी इक्वेशंस फ्रेम करने में। तो पेपर में पर्टिकुलरली दे विल नॉट आस्क यू कि भाई इसी मेथड से करना है, ऐसा नहीं बोलेगा कि सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, समझ रहे हो, कि दो ही दिए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कटवा दिया है, और आई थिंक लास्ट वाली एक्सरसाइज का रिड्यूसिबल भी कटवा दिया है, ठीक है। तो बचते आपके सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन ही है, ठीक है। तो मैं दोनों ही सिखा दूंगा आपको, आपको जो इजी लगे आप वो कर लेना, ठीक है। तो इक्वेशंस बनाना सीखते हैं। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूँ। उसने कहा 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स मिलाकर 2100 रुपए के आते हैं। कितने के आते हैं 2100 के। एंड 5 चेयर्स एंड 2 tables इज इक्वल टू रुपीज 1750। कितना 1750। बात समझ में आ गई। तो क्या करो कि चेयर टेबल, और आपसे पूछा फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड ईच टेबल। तो भैया क्या करना है आपको कि ना, इधर सुनो सुनो सुनो, let the cost of each chair and each table be rupees कितना x, कितना ले लेना x rupees x and y, be rupees x and rupees y respectively। x किसकी है चेयर की, y किसकी है टेबल। इक्वेशन बना लो ऊपर वाले में देख के। चेयर कितनी थी 4 थी ना, और एक कितनी कॉस्ट कितनी है x, तो 4 चेयर की 4x प्लस 3 टेबल थी, कितनी टेबल थी 3, और एक की कॉस्ट कितनी है y, तो 4 चेयर प्लस 3 टेबल बनाकर 2100 रुपए का बिल फटा। और ऐसे ही आपको क्या बोल रहा है 5 चेयर यानी 5x और 2 टेबल यानी 2y इक्वल टू 1750 का बिल आया। अब कहता है इसको सॉल्व करो, क्या कह रहा है इसको सॉल्व करना, ठीक है। समझ में आ रही है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, कह रहा है इसको सॉल्व करो। तो अब हमारे पास दो तरीके हैं, एक है एलिमिनेशन जिसको मैं एवरग्रीन बोलता हूँ। जैसे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला गॉडफादर फॉर्मूला है, वैसे ही इस वाले चैप्टर में लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में आपका एलिमिनेशन गॉडफादर फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं मेथड, गॉडफादर मेथड, ठीक है। तो मैं आपको एलिमिनेशन से सिखाने जा रहा हूँ।
दे विल नॉट आस्क यू कि सब्स्टिट्यूशन से करो, क्रॉस मल्टीप्लाई से करो, ठीक है। चलो, तो ये मेरी इक्वेशन 1 है और ये मेरी इक्वेशन 2 है। एलिमिनेशन मेथड लगाते टाइम हमेशा याद रखना है कि दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल का पहला वाला मान लो कि मतलब कोफिशिएंट सेम होना चाहिए दोनों इक्वेशंस में। जनरली अपन फोकस करते हैं एक्स पे, किस पे फोकस करते हैं? एक्स पे। आप भी एक्स वाले मेथड से सीखिए कि मेरे पास इक्वेशन क्या है। देखो 4x + 3y = 2100 दी है और ये क्या दी है? 5x + 2y = 1750। समझ में आ रही है बात? अब हमें क्या करना है, दोनों में x के कोफिशिएंट को बराबर करना है। एक में 4 और एक में 5 है, तो 4 और 5 का ले लो एलसीएम या मल्टीप्लाई कर लो 4 और 5 को, कितना आ जाता है? 20। कितना आ जाता है? 20। तो जो इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 थी, तो इक्वेशन 1 के 4 को 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। तो आप लिखेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 5 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो देखो बेटा क्या बन जा रहा है, ये करो। देखो 5 से करोगे 20x, फिर 5 से करोगे 15y = 10500। ठीक है, ये इक्वेशन। ऐसे ही इसको भी, इसको किससे करोगे? 4 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, क्रॉस मतलब 4 को 5, 5 को 4 से, 2/4 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा भाई? देखो ये भी 20x और 4 से कर जाओगे तो 8y और फिर 4 से करोगे 3500 और 7000। इक्वेशन 4 और 3 में से बड़ा कौन? 3 बड़ा ना, तो 3 में से 4 टपका दो, माइनस कर दो। तो 20x + 15y = कितना? 10,500। 20x + 8y = 7,000। ये माइनस ये माइनस ये माइनस तो कट गया। अब 15 के y में से 8y चला जाएगा तो 7y बचेगा और यहाँ 3,500 बचेगा। कितना? 3.5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 500। कॉस्ट ऑफ अ टेबल, एक टेबल की कॉस्ट है, किसकी है? अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। क्या पुट करना है? इक्वेशन 1 में पुटिंग y = 500। किसी भी एक में पुट कर दो, लेकिन 1 थोड़ा सा मल्टीप्लाई कम करना पड़ेगा इन इक्वेशन 1। यानी 4x + 3 × y की वैल्यू 500 = 2100 है। 4x + 1500 = 2100। तो 4x = 600, तो x की वैल्यू ₹150। कॉस्ट ऑफ अ चेयर, एक कुर्सी इतनी सस्ती है। तो लास्ट में लिखाना कि द कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड अ टेबल आर ₹150। पहले चेयर की लिखना एंड ₹500 रिस्पेक्टिवली। कोई दिक्कत? तो इक्वेशंस ऐसे बनानी है। आई होप आप इक्वेशन बनाना भी सीख चुके होंगे अभी। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। The father's age is 6 times his son's age. I am writing the question on the screen so that कि आपको क्वेश्चन भी समझ आ जाए। आप पढ़ते रहिए। The father's age is 6 times his son's age. 4 years hence, अब से 4 साल बाद। 4 years hence, the age of father will be, पापा की जो एज होगी will be 4 times his son's age. Find their ages. Find the age
फाइंड देयर एजेस। आई होप क्वेश्चन समझ गए होंगे। प्रेजेंट डेट में जो पापा हैं वो अपने बेटा से 6 गुना बड़े हैं, और अब से 4 साल बाद जो पिताजी हैं वो अपने बेटे के अब से 4 साल वाली उम्र के 4 गुना ज्यादा है। क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो एज वाले क्वेश्चंस को करने के लिए 2 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, कान खोल के सुन लीजिए। पहली तो जो बेटा होगा या इन दोनों में जो भी छोटा हो, पापा मम्मी, नहीं पापा बेटा मम्मी बेटा, ठीक है, भाई बहन में जो छोटा है उसको एक्स मानना है, छोटे को क्या मानना है? एक्स। और दूसरी चीज टेबुलर फॉर्म में डाटा रखना। किस फॉर्म में डाटा रखना है? टेबुलर, टेबल की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? टेबल की फॉर्म में। और कभी भी 4 टाइम्स करना हो या 6 टाइम्स करना हो, हमेशा छोटे में मल्टीप्लाई करना, क्योंकि बड़े को मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो और बड़ा हो जाएगा। क्योंकि हम बनाते क्या है, इक्वेशन सेट करते हैं ना, इक्वेशंस में मतलब दोनों की उम्र को बराबर करना है। और तुम पापा की एज को ही 6 गुना और कर दोगे तो बेटा और पापा की एज कभी बराबर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना, इक्वेशंस में मैथमेटिकली भी नहीं हो पाएगी। तो समझ रहे हैं ना आप चीज को? तो सबसे पहले तो कि लेट द सन्स प्रेजेंट एज भी एक्स, खाली एक्स नहीं, ईयर्स। मतलब फादर्स प्रेजेंट एज भी y ईयर्स। पापा की प्रेजेंट एज कितनी है? y ईयर्स। कितनी है? y ईयर्स। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो अब टेबुलर फॉर्म में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या है? यहाँ तो पहले लिखेंगे सबसे पहले वाले में कंडीशंस। किन कंडीशंस पे ये क्वेश्चंस आधारित हैं? एक जगह है क्या बोलते हैं सन, और एक जगह है पापा यानी फादर, ठीक है। और लास्ट वाले में आप लिख देना इक्वेशन अगर बन रही है तो, ठीक है, इक्वेशन अगर बन रही है तो। देखो भाई, तो कंडीशन सबसे पहले तो प्रेजेंट एज की है। किसकी है? प्रेजेंट एज की। तो ये कितने का है? एक्स। और पापा कितने के हैं? वाई। ठीक है, इक्वेशन क्या बोली है कि जो पापा की एज यानी वाई, पापा की एज कितनी है? वाई 6 टाइम्स है किसके? बेटे की एज के। यानी कि देखो, एक तरफ पापा की एज, एक तरफ बेटे की एज, 6 किस में मल्टीप्लाई करूं? बेटे में, यानी x में। तो यहाँ से अगर मैं इक्वेशन सेटअप करना चाहूँ तो मेरी इक्वेशन पता है क्या बन रही है? बताओ। 6x माइनस वाई इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये बन गई। अच्छा, दूसरी इक्वेशन और आएगी। अगली इक्वेशन जो और सेट होती है वो क्या होती है? देखिए बेटा, कि क्या इक्वेशन बनाऊंगा अभी, देखो यार बॉस। 4 years hence बोला ना, 4 years hence, 4 years hence मतलब आफ्टर। तो बेटा अगर प्रेजेंट एज में x है तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा? x प्लस 4। और पापा 5 प्लस 4। अब दोनों की 4 साल वाली उम्र को पहले तो आमने सामने रख दिया। अब आपसे ये कह रहा है कि 4 साल बाद पापा की उम्र जो है बेटे की उम्र से 4 गुना ज्यादा हो जाएगी। तो 4 किस में मल्टीप्लाई करेंगे? x प्लस 4 में, x प्लस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक इक्वेशन आपकी यहाँ से बन जाएगी। इक्वेशन 1 तो आपकी बन चुकी है, 2 यहाँ से इसको सॉल्व करके बना लेंगे। तो 2 के लिए अपन क्या कर रहे हैं? 2 के लिए हमारे पास क्या है? y प्लस 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 4, यही है ना। देखो बेटा, y प्लस 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 16, यही है ना। y उधर ले चलो और 16 को उधर ले चलो, देखो क्या बन जाएगा? 4x माइनस वाई ने अपनी जगह चेंज की और 16 ने भी की, 4 माइनस 16, तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12। इक्वेशन अब 1 और 2 को दोबारा सामने सामने लेके 6x माइनस वाई इक्वल टू 0 ये 1 है, और 4x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12,
-12 आएगा +12 आएगा, तो नहीं लगा प्लस ही आएगा जहाँ तक करेक्ट। जस्ट अ मिनट, सॉल्व करते टाइम ध्यान दे लेना, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। माइनस नहीं लग रहा मुझे, प्लस का 12 लग रहा है, माइनस में तो एज ही गड़बड़ हो जाएगी। इसको यहाँ ले चलते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू -12। ठीक है, वही आ रहा है, -12 भी आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी इक्वेशन 2 है। अब एलिमिनेशन लगाना है, क्या लगाना है? एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में क्या रहता है कि पहला वाला सेम होना चाहिए या दूसरा वाला सेम होना चाहिए? दोनों देखो, दोनों का y सेम है, इसमें भी -y है, उसमें भी -y है ना। साइन भी सेम होना चाहिए, कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, मतलब साइन भी सेम होना चाहिए, नंबर भी। तो आप क्या कर दो कि अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है, कईयों को दिक्कत हो जाती है, तो अपना ट्रेडिशनल मेथड याद रखो, x बराबर कर दो दोनों, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, और यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय इससे 6 ऑन बोथ साइड्स। तो देखो भैया, ये 24x माइनस 4y हो जाएगा इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। और इसको जब तुम 6 से करोगे तो 24 माइनस 6y इज इक्वल टू -24 हो जाएगा, इक्वेशन 4। मैं आपसे पूछूं बड़ी कौन सी है, तो आप 0 जरूरी वो फोर्थ ही बड़ी बताओगे, इस बार थर्ड बड़ी है। 0 और -24 में 0 बड़ा होता है, थर्ड -4, किसी को भी किसी से माइनस कर लो, आंसर सेम ही आता है। 24x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना? 0, और 24x माइनस 6y इज इक्वल टू -24। ये प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का था तो ये भी प्लस का। ये तो कट गया, प्लस का 6y बन चुका है और माइनस का 4y, तो 2y और प्लस का 24 में से 0 गया तो 24। पापा 12 साल के हैं। देखो अपन से ना ये थर्ड वाली इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन लिखते टाइम एक गलती हुई है कि 12 को जब 6 से -12 को 6 से करोगे तो कितना आ जाएगा? -72 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? -72। तो ये 72 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 72 किसका आ जाएगा? प्लस का। तो मैं दोबारा साफ करके लिख देता हूँ, यहाँ पे गड़बड़ हुई थी हमसे। ये -72, तो ये -72 यहाँ आता, लेकिन ये प्लस का 72, ये 2y इज इक्वल टू 72, तो y की वैल्यू 36। फादर्स एज, अब ये y इज इक्वल टू 36 किस में पुट करना है? इक्वेशन 1 में। पुटिंग y इज इक्वल टू 36 इन 1 क्या थी? 6x माइनस y इक्वल टू 0, तो 6x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ये उधर चला जाएगा। 6x इज इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू 6 years। सन्स प्रेजेंट एज, लास्ट में लिखा ना क्या? द प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड हिज फादर, द प्रेजेंट एजेस ऑफ सन एंड हिज फादर इज आर कितना? 6 years एंड 36 years रिस्पेक्टिवली। कोई दिक्कत? ठीक है, यस सर। उम्र वाला क्वेश्चन हो जाएगा। करेक्ट 2 डिजिट का नंबर है जिसके दोनों डिजिट को प्लस करने पे कितना आता है? 9, और अगर उसी 2 डिजिट के नंबर में 27 और ऐड कर दो तो नंबर उल्टा हो जाएगा, उसके डिजिट्स पलट जाएंगे, तो नंबर फाइंड करना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट प्लेस पे होगा उसको आपको क्या लेना है? x, कि लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी x
and digit at tens place be y। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको अपन क्या मान रहे हैं x, और जो टेंस की प्लेस पे उसको क्या मान रहे हैं y। तो कह रहा है दोनों डिजिट को x और y को प्लस करके कितना है 9। पहला तो ये दिया ना कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया 9, इक्वेशन 1 निकल आई। आगे क्या बोला, इफ 27 इज एडेड टू 8 उस नंबर में, टू डिजिट के नंबर में। तो हमारे पास तो ओरिजिनल नंबर नहीं है, अभी हमारे पास ओरिजिनल नंबर नहीं है। ओरिजिनल टू डिजिट नंबर कल सिखाया था कैसे निकालते हैं। 10 इंटू जो टेंस की प्लेस पे है क्या है y, प्लस 1 इंटू एक्स, तो नंबर क्या बन जाता है 10y प्लस एक्स। तो मेरा ओरिजिनल नंबर कितना है, कह रहा है इसमें 27 और ऐड कर दो तो ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा उल्टा। तो उल्टा का पहले यानी रिवर्सिंग डिजिट्स वाला भी देख लेते हैं कि आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट्स तो न्यू नंबर कितना आ जाएगा मेरा, देखो 10 के साथ पहले y था, अब क्या हो जाएगा x, और x की जगह y चला जाएगा। ठीक है, तो अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया कि ओरिजिनल नंबर में 27 प्लस करने से आपको रिवर्स्ड नंबर मिल जाता है या न्यू नंबर मिल जाता है, या क्या मिल जाता है न्यू नंबर। बात समझ में आ गई। तो मेरा ओरिजिनल नंबर कितना है बेटा 10y प्लस 20 नहीं x, 10y प्लस x है ना, उसमें 27 ऐड कर दो तो मुझे कितना मिल जाएगा 10x प्लस y, यही मिलेगा। और शायद ये क्वेश्चन हमने कल किया था, ठीक है, इसके जैसा किया था। हाँ, तो देखो बेटा अब क्या करोगे, ये जो लेफ्ट साइड में है उसको उधर ले आओ। तो 27 इज इक्वल टू 10x से x माइनस होगा और प्लस के y से माइनस 10y, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 27, 9 कॉमन ले लो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 27, तो x माइनस वाई कितना जाएगा 3, x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 3। इक्वेशन 1 कितनी थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और 2 कितनी x माइनस वाई इक्वल टू 3। क्या दोनों के x सेम है? सेम है। तो क्या करना है आपको 1 में से 2 माइनस करना है, 1 माइनस 2 एलिमिनेशन मेथड वी गेट, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये कट गया तो 2y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 3 है तो पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो x प्लस y यानी 3 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू 6। द नंबर इज कितना 36 की 63, 36 कितना 36 36 एंड उसका जो उसका इनवर्स होगा 63। यहाँ पे x प्लस वाई और y प्लस एक्स एक ही चीज होती है, तो और 63 नहीं होगा इसमें। ठीक है, अगर लेकिन माइनस करने पे बोलता तो फिर वो 36 ही रहता कि दो डिजिट को माइनस करके 9 आ रहा है, समझ रहे ना आप। ठीक है, प्लस करके आ रहा है तो फिर आप दोनों नंबर लिखोगे 36 और 63 में से कुछ भी हो सकता है, रिलेटेड है। और उस पे चैप्टर 5 है एपी में कुछ रिलेटेड नहीं है। देखो रेड लाइन आ जाती है तरफ, देखो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले में कॉन्सेप्ट क्या रहेगा भाई। देखो यहाँ पे कि अपस्ट्रीम क्या होता है डाउनस्ट्रीम क्या होता है, गौर से देख लो कि जैसे सपोज करो कि ना, जस्ट अ मिनट, आपको पता ही है क्या है पानी, ठीक है, ये क्या है पानी, ठीक। ये इसके ऊपर एक बोट है, दिस इज अ बोट,
शेप कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। पानी देख रहे हो किस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में बोट जाए तो ये केस डाउनस्ट्रीम का है। इसका केस है डाउनस्ट्रीम। लेकिन बोट अगर पानी के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाए, पानी बोले तो स्ट्रीम, ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब वो जो तरंगे होती है पानी की, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम ये है आपकी, बोट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो दिस इज द केस ऑफ अपस्ट्रीम। तो अगर बोट डाउनस्ट्रीम में जाती है, इसमें जाती है डाउनस्ट्रीम में, तो क्या होता है कि जो स्ट्रीम की बोट थी, मतलब स्पीड थी, जो स्ट्रीम ये जो पानी की स्पीड थी, प्लस बोट जब स्टिल वाटर में ठहरे हुए पानी में चलती है, दोनों ऐड हो जाती है और बोट की स्पीड बढ़ जाती है डाउनस्ट्रीम में, क्योंकि पानी भी उसको और ज्यादा पुश करता है, ठीक है, पानी उसको बहने में आसानी देता है। तब दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम, यानी स्पीड एड अप हो जाती है। और जब बोट और क्या बोलते हैं ये आपकी स्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही होती है, तो इस केस में क्या हो जाता है भैया, आपका स्लो पड़ जाती है। क्या हो जाती है, स्लो पड़ जाती है, यानी स्पीड रिड्यूस हो जाती है। स्टिल वाटर में जो स्पीड थी स्ट्रीम में से उतनी ही कम हो जाती है आपकी। देखिए भाई, अब यहाँ कॉन्सेप्ट समझते हैं अपन। तो इसमें हमेशा याद रखना, करना क्या आपको, क्या आप कहेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमेशा x किलोमीटर पर आवर, इतनी लेनी है, ठीक है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो रहेगी वो कितनी रहेगी, y किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड ऑफ बोट होगी ना, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड करके x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, याद रखना स्टिल में से माइनस होती है, उल्टा मत रखना, x माइनस वाई किलोमीटर पर। कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको। अब अगला सवाल जो उठ रहा है यहाँ से वो ये उठ रहा है कि क्वेश्चन बोला कि एक बोट जो है 30 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम में जाती है और उसी टाइम में 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में 30 जाना और डाउनस्ट्रीम में 44 आना, इस टोटल मिलाकर कितना घंटा ले रही है, 10। मतलब ये क्वेश्चन काफी बिखरा चलेगा आपका, काफी लंबा क्वेश्चन है। देखो तो डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम कितना दिया है, अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर दिया है ना, और डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम, ये भी केस 1 चल रहा है, और इस केस में टोटल टाइम कितना लगा, 10 आवर। केस ये हमारा केस ए है, पहला केस, और केस बी आ जाओ, दूसरा केस। तो डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम तो कह रहा कि ना 13 घंटे में अपस्ट्रीम में 40 किलोमीटर और साथ ही साथ इसी 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम भी जा रही है। डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 55 किलोमीटर, यही दिया ना। और टोटल टाइम कितना ले रहा है, 13 घंटे। टोटल टाइम कितना ले रहा है, 13 घंटे। तो अब इसमें भी ना क्वेश्चन बहुत गौर से समझना, आपको एक फॉर्मूला पता होगा बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करेंगे, 4 अलग अलग पार्ट के लिए करेंगे। यहाँ पे आप ले लीजिए अपस्ट्रीम, यहाँ पे ले लीजिए आप डाउनस्ट्रीम, केस ए का है ये,
और यहाँ से केस बी का शुरू होगा, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। तो देखो भाई, अपस्ट्रीम में जो स्पीड थी वो होती है x माइनस वाई। कितनी होती है? x माइनस वाई। और केस ए में अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना कवर किया है? 30 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना कवर किया है? 30 किलोमीटर। टाइम पता है क्या? नहीं, टाइम नहीं पता है। वो टाइम दोनों का कंबाइन है, वो 10 घंटे दिख रहा है ना। वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना और 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आना, उसका मिलाकर दिया है। यानी आपके पास अभी डाउनस्ट्रीम का टाइम नहीं पता है। इसको मान लेते हैं T1। क्या मान लिया? T1। तो T1 को दरवेज दो और x माइनस वाई को इधर दे दो। तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30/x माइनस वाई। मतलब यहाँ से मैं टाइम निकाल रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सीरीज में भी वही निकाल लो कि T2 डाउनस्ट्रीम में वो 44 किलोमीटर जाने के लिए डिस्टेंस कितना था? 44 और स्पीड कितनी थी? x प्लस वाई। ये मेरी T2। ऐसे यहाँ पे अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है? इस अपस्ट्रीम में भी कितना टाइम लगा? देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो अपस्ट्रीम में 40 किलोमीटर गया। कितने टाइम में गया पता है क्या? नहीं पता है। लेकिन स्पीड पता है अपस्ट्रीम में x माइनस वाई होती है ना। यानी मुझे यहाँ पे भी अपस्ट्रीम में कितने घंटे उसने अपस्ट्रीम में जाने में लगाए होंगे ये नहीं पता है। मुझे ये पता है केस बी में कि 40 प्लस 55 में 13 घंटे लगे हैं। लेकिन उस 40 किलोमीटर को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा बताया क्या? आपको नहीं बताया? तो आपको पता है? नहीं पता है, वही निकालना। भैया अपन को क्या करना है? निकालना है। भैया यहाँ पे गौर से देखेंगे निकलेगा कैसे। तो T3 नाम दिया उसको मैंने। क्या नाम दिया? T3। डिस्टेंस कितना था? 40 और स्पीड कितनी थी? x माइनस वाई। समझ आ गई बात? और T4 डाउनस्ट्रीम में गया कितना है? 55। किस स्पीड से गया है? 55 किस स्पीड से गया है? x प्लस वाई से गया है ना। किससे गया है? x प्लस वाई से। 55 अपॉन में x प्लस वाई। देखो बेटा कितना आने वाला भैया। तो अब सुनो, अब हमें पता है कि जो मेरा T1 अपस्ट्रीम प्लस T2 मिलाकर कितने घंटे दिए हैं? 10। समझ आ रहा है ना? कह रहा ना केस ए में टोटल टाइम कितना लगा है? ये केस ए है पूरा, यहाँ तक तुम्हारा केस ए है और ये तुम्हारा केस बी है। तो केस ए में कितना टाइम लगा? T1 प्लस T2 यानी टोटल 10 घंटा। और इसमें 13 घंटा। कितना? 13 घंटा, 13 आवर्स। अब T1 की वैल्यू क्या है? स्क्रीन पे देखो जरा। 30/x माइनस वाई प्लस 44/x प्लस वाई। ठीक है, इक्वल टू 10। अब ये रिड्यूसिबल बन रही है इसलिए डिलीटेड पोर्शन में आ जाती है। फिर T3 कितनी है? 40/x माइनस वाई पर समझ लो 55/x प्लस वाई बराबर 13। इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, नॉन रिड्यूसिबल में भी लाया जा सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको समझ लो, कॉन्सेप्ट समझो आप इसका। देखो दोनों इक्वेशन में नीचे x माइनस वाई है पहले वाले के साथ और दूसरे वाले के साथ x प्लस वाई है। तो अब आप क्या करोगे ना, तो पुट करना है, पुट 1/x माइनस वाई को क्या u और 1/x प्लस वाई को क्या रखना है v। क्या लेना है? v। जो 30/x माइनस वाई था वो क्या हो जाएगा? 30u प्लस 44v इक्वल टू 10। इक्वेशन 1 कितनी आई मेरी इक्वेशन? 1 नहीं, 1 ये रहेगी, 2 ये रहेगी, ये तुम्हारी इक्वेशन 3 आ रही है। ऐसे यहाँ पे भी तो देखो, इधर क्या रहेगा? 40u प्लस 30 इक्वेशन 4। एलिमिनेशन मेथड लगाना है। अब आप कहोगे 30 को 40 से, 40 को 30 से नहीं, 30 और 40 का एलसीएम आता है 120। कितना आता है? 120। कितना आता है 30 40 का एलसीएम? 120। 30 को 120 बनाने के लिए 4 से और 40 को 120 बनाने के लिए 3 से।
बस होशियार तो आप बचपन से ही थे। है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/4 on both side and इसी में भी लिखना है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4/3 on both sides। ये अपनी किस्म का सबसे बड़े क्वेश्चंस में गिन लिया जाता है क्योंकि ना बहुत कैलकुलेशन करवाता है आपसे, 3-4 बार इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो देखो भैया, जब आप 30 को 4 से करोगे 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 u प्लस 176 b इज इक्वल टू 40, इक्वेशन 5। ऐसी 40 को करोगे तो 120 u 165 b इज इक्वल टू 39, इक्वेशन 6। फिफ्थ में से 6 माइनस कर दीजिए, 120 u प्लस 176 b इज इक्वल टू 40 और 120 u प्लस 165 b इज इक्वल टू 39। माइनस 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 ये गया कट, ये बचा 11 b इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू 1/11। b की वैल्यू कितनी आई है? इसको उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, थर्ड में पुट करो। थर्ड में कैलकुलेशन कम है, 44 से b कट जाएगा, 11 कट जाएगा ना। तो पुटिंग b इज इक्वल टू 1/11 है। देखो भैया वी गेट क्या मिलने वाला है, देखो यहीं पे 30u प्लस 44 इंटू 1/11 इज इक्वल टू 10, 1 जा 4 जा 30u प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 30u इज इक्वल टू 6। तो u की वैल्यू 1/5 यही आई। v 1/11 है और u 1/5 है। अच्छा, इसको भी हमने किसी के इक्वल रखा था, याद है? देखो we have 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू किसके बराबर था? u के। और 1/x प्लस वाई किसके बराबर था? v के। क्रॉस चेक कर लो, उल्टा तो नहीं लिख दिया हमने। ठीक है ना? वैल्यू रखो भाई इनकी। तो 1/x माइनस इज इक्वल टू 1/5। u की वैल्यू कितनी है? 1/5, इसलिए 5 नीचे आ रहा है, ठीक है ना। और ऐसे ही 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/11 कितनी है? 1/11। उल्टा कर दो, दोनों को क्या कर दो? उल्टा। तो x माइनस वाई इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इक्वल टू 11। अभी आपकी इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 8। ठीक, बस इसके बाद खत्म हो जाएगा। दोनों में x बराबर है 8 माइनस 7, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। माइनस प्लस माइनस कट गया, 2y इज इक्वल टू 6, है ना। तो y की वैल्यू 3। ये थी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब पुटिंग y इक्वल टू 11 इन इक्वेशन 1 नहीं 7 या 8, पुटिंग y इज इक्वल टू 11 इन 7 या 8 जिसमें मन करे 8 में रखो। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 11, तो x की वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर। अब लिखाना है यहाँ पे लास्ट में, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज, स्टिल x से रिप्रेजेंट हो रहा था, 8 किलोमीटर पर आवर। एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज कितना? 3 किलोमीटर पर आवर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ। इसी के जैसा एक ना आपको ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लग गया ना, क्योंकि खोपड़ी हिलाई होगी। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन और है इसमें, कह रहा रोहित ट्रेवल्स
अरे पेज 67 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। रितु कैन डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। डाउनस्ट्रीम कहाँ? डाउनस्ट्रीम में। अब और अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर 2 आवर्स में। तो फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। तो पहले तो जो पूछ रहा है उसको एक्स वाई मान लो। Let the speed of boat in still water, ठीक है। let the speed of boat in still water be x किलोमीटर पर आवर and speed of stream be y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे दो केस है। वो पहले जाती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चली जाती है और फिर अगले 2 घंटे में 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम चली आती है। समझ में आ रही बात? अच्छा, तो यहाँ पे 2 केस दिए बेटा। एक तो अपस्ट्रीम का दिया है, क्या दिया है? अपस्ट्रीम का, और एक दिया डाउनस्ट्रीम का। देख लो ये क्वेश्चन इजी क्यों है। तो क्लियर, अपस्ट्रीम में डिस्टेंस बोला 4 किलोमीटर का। कितने का डिस्टेंस है? 4 किलोमीटर का। 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, सीधे सीधे बोल दिया 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डिस्टेंस कितना? 4 किलोमीटर। टाइम कितना? 2 आवर्स। कितना टाइम दिया है? 2 आवर्स। समझ आ रही है बात? और डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना दिया है? 20 किलोमीटर। कितना दिया है? टाइम 2 आवर्स। अब हमें निकालना क्या? स्पीड। क्या निकालना है? स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपस्ट्रीम की स्पीड पता है आपको क्या होती है? अपस्ट्रीम की स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम x माइनस वाई के एम पी एच, और स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई किलोमीटर पर। लगा दो ये फॉर्मूला। तो जो मेरा x माइनस वाई है बेटा, x माइनस वाई वो किसके बराबर होगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना दिया था? 4 और टाइम 2। तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 2। ये इक्वेशन समझ आ गई बात? और यहाँ पे स्पीड कितनी है? x प्लस वाई। डिस्टेंस कितना दिया? 20। टाइम 2 घंटा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। इक्वेशन 2। क्या करना है? 2 में से 1 माइनस, क्योंकि दोनों के x सेम है। 2 माइनस 1 कितना जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। प्लस का माइनस, प्लस माइनस कट गया, तो 2y इज इक्वल टू 8। 8 में से 10 में से 2 गया, तो y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। कितना आया? 1 में पुट कर दो, 2 में पुट कर दो। पुटिंग y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2, वी गेट क्या मिलेगा? देखो x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर। तो आ गया भाई कि द स्पीड ऑफ रितु's rowing इन स्टिल वाटर इज कितनी है? स्टिल वाटर में रोइंग की स्पीड कितनी है? ये स्टिल वाटर की होती है x और ये स्ट्रीम की होती है। याद ही नहीं रह रहा आपको? द स्पीड ऑफ रितु's rowing इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है? यूनिट नहीं लिख के आओगे तो भी नंबर कट जाएगा। नाउ क्लासेस